नमस्कार। पिछली बार हमने संविधान के भाग 3 की बात की थी, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की। पर क्या संविधान सिर्फ नागरिकों को अधिकार देता है, सरकार को कुछ नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, और यही है संविधान का भाग 4। ये वो हिस्सा है जिन नागरिकों के हक की नहीं, बल्कि सरकार के फर्ज की, उसके धर्म की बात करता है। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास है, जो देश को सही दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो संविधान के इन दो हिस्सों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बहुत सीधा साधा फर्क है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार हम नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं, जिन्हें सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व सरकार के हाथ में एक नैतिक कंपास की तरह हैं। ये वो दिशा निर्देश हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को कैसा बनाना है। तो एक हमें बचाता है और दूसरा सरकार को रास्ता दिखाता है। तो आज के हमारे सफर में हम इन सिद्धांतों को और करीब से जानेंगे। पहले समझेंगे कि ये नैतिक कंपास आखिर है क्या। फिर न्याय, समानता, कामगारों के हक और पर्यावरण से जुड़े निर्देशों को देखेंगे। और सबसे आखिर में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के इस नाजुक संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स असल में हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो ये राज्यों के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? सीधी सी भाषा में ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक तरह की गाइडलाइंस हैं। मतलब जब भी सरकार कोई नया कानून बनाएगी या कोई पॉलिसी लाएगी तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो उन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। और हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि यह आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इन सिद्धांतों की आत्मा को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम सटीक है। ये कोई कानूनी हुक्म नहीं है जिसे न मानने पर सजा हो जाए। नहीं, ये एक नैतिक उम्मीद है। जैसे एक डॉक्टर पिता अपने बेटे से उम्मीद करता है कि वो भी डॉक्टर बने, ठीक वैसे ही संविधान सरकार से उम्मीद करता है कि वो इन आदर्शों पर चलेगी। इस पूरे भाग की नींव 2 आर्टिकल्स पर टिकी है। आर्टिकल 36 तो बस ये बताता है कि ये निर्देश किसके लिए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, सबके लिए। पर असली और सबसे दिलचस्प बात आर्टिकल 37 में है। ये कहता है कि आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ये देश को चलाने के लिए मौलिक यानी फंडामेंटल हैं। सोचिए, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, पर नैतिक तौर पर सबसे जरूरी है। चलिए, अब कुछ असल सिद्धांतों पर आते हैं और शुरुआत करते हैं सामाजिक न्याय, बराबरी और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक यानी गांव-गांव तक ले जाने के विचार से। आर्टिकल 38 एक ऐसे समाज का सपना देखता है जहां सबको न्याय मिले। ये सरकार से कहता है कि सिर्फ देश की तरक्की मत करो, बल्कि ये भी देखो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, मौके सबको बराबर मिलें। अच्छा, जमीन पर इसका असर कहाँ दिखता है? मनरेगा, जनधन योजना या आयुष्मान भारत जैसी जो भी स्कीम्स हैं, उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल से मिलती है। आर्टिकल 39 थोड़ा और गहराई में जाता है। ये कहता है कि मर्दों और औरतों को बराबर हक मिले, देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए और बच्चों और मजदूरों का शोषण न हो। और फिर बाद में इसमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज जोड़ी गई, आर्टिकल 39A। ये कहता है कि अगर कोई गरीब है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, ताकि पैसा न्याय के रास्ते में रुकावट न बने। अब आते हैं एक ऐसे आर्टिकल पर जिसने सही मायनों में भारत के लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। ये है आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों की बात करता है। इसका मकसद था कि असली ताकत सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में न रहे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। गांव के लोग अपने फैसले खुद लें, और इस सपने को हकीकत में बदला गया 1992 में 73rd संविधान संशोधन के जरिए। इसी संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। आज जो हम गांव में प्रधान के चुनाव देखते हैं, उसकी जड़ इसी आर्टिकल में है। चलिए, न्याय और पंचायत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान सरकार को काम करने वालों, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके अधिकारों के बारे में क्या निर्देश देता है। ये आर्टिकल्स एक तरह से कामगारों के सम्मान का घोषणा पत्र हैं। इनमें काम और शिक्षा के अधिकार की बात है। ये सुनिश्चित करने की बात है कि जहां लोग काम करें वो जगह अच्छी हो, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिले और हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो एक ठीक-ठाक जिंदगी जी सके। यहाँ तक कि ये सपना भी देखा गया कि फैक्ट्रियों और उद्योगों के मैनेजमेंट में भी मजदूरों की हिस्सेदारी हो। अब हमारा दायरा थोड़ा और बड़ा होता है। अब हम समाज,
लोगों की सेहत और हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए अहम निदेशक तत्वों को देखेंगे। आर्टिकल 44 ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा देश में बहस होती रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे जो पर्सनल मामले हैं उन पर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मशहूर शाहबानो केस के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जरूरत पर जोर दिया था। अच्छा, आर्टिकल 45 की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। देखिए ये कैसे वक्त के साथ बदला। शुरू में 1950 में इसका लक्ष्य था 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। फिर 2002 में 86वां संशोधन हुआ और 6 से 14 साल की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो जब लक्ष्य पूरा हो गया तो आर्टिकल 45 का काम भी बदल गया। आज इसका नया लक्ष्य है 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। आर्टिकल 46 समाज के कमजोर वर्गों, खासकर SC, ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। जो आरक्षण की नीतियां हैं, उनकी प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं यहीं से मिलती है। वहीं आर्टिकल 47 एक स्वस्थ समाज की बात करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वो नशीले पेय और ड्रग्स पर रोक लगाए। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जो शराबबंदी की नीतियां हैं, वो इसी आर्टिकल से प्रेरित हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी दौर के सिद्धांतों पर पहुंच रहे हैं। ये हमारी विरासत, हमारी न्याय व्यवस्था की आज़ादी और दुनिया में भारत की भूमिका से जुड़े हुए हैं। ये अंतिम आर्टिकल्स दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच कितनी बड़ी और दूरदर्शी थी। इसमें खेती को आधुनिक बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने से लेकर हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने तक की बात है। साथ ही ये भी कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए ताकि न्याय स्वतंत्र रहे और भारत दुनिया में हमेशा शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। तो हमने लगभग सारे जरूरी सिद्धांत देख लिए, पर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता है। अगर कभी किसी नागरिक के मौलिक अधिकार और सरकार के निदेशक तत्वों में टकराव हो जाए तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? क्या होगा तब? चलिए इस संतुलन को समझते हैं। इस सवाल का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मिलता है और ये जवाब भी वक्त के साथ साथ बदला है। देखिए, शुरू में 1951 में कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं, लेकिन धीरे धीरे सोच बदली। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है, और फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में ये बात साफ हो गई कि दोनों ही बराबर जरूरी हैं। ये एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत बस एक बार लिख दिए गए, नहीं, वक्त के साथ इन्हें और भी मजबूत किया गया है। जैसे 1976 के 42वें संशोधन ने मुफ्त कानूनी मदद और पर्यावरण सुरक्षा जैसे नए सिद्धांत जोड़े। 44वें संशोधन ने सामाजिक न्याय के विचार को और बड़ा किया, और 86वें संशोधन ने तो कमाल ही कर दिया। उसने शिक्षा के सिद्धांत को उठाकर सीधा मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। अंत में अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, संविधान का भाग 3 हमें बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे हक क्या हैं, और भाग 4 ये बताता है कि एक सरकार होने के नाते उसका धर्म क्या है, उसका परम कर्तव्य क्या है, कि सरकार सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक कल्याणकारी संस्था है जिसका मकसद लोगों का भला करना है। तो हमने नागरिकों के अधिकार समझ लिए और सरकार के कर्तव्य भी देख लिए, लेकिन इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी यानी आम नागरिकों की क्या कोई जिम्मेदारी है? हमारे क्या कर्तव्य हैं? बस यही है संविधान का भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। इसे समझने के लिए अगली कड़ी में जरूर जुड़िएगा।